जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस आज के नए वीडियो में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल पर कम टाइम में महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिविजन करवाया जा रहा है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग रिविजन करने वाले हैं कंप्लीट पॉलिटी यानी कि संविधान को। इतना कर लेते हैं तो आपका कोई भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा है जहाँ पर भी सामान्य अध्ययन जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको इतना करने के बाद पॉलिटी से एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। तो फ्रेंड, चाहिए टाइम को बिना बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। संविधान का फर्स्ट चैप्टर है भारतीय संविधान का विकास। पॉलिटी का ये फर्स्ट चैप्टर है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। संविधान की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो आपको ध्यान रखना है लैटिन भाषा के शब्द से संविधान शब्द की उत्पत्ति हुई है। ब्रिटेन के संविधान को विश्व के सभी संविधानों के जननी कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है ब्रिटेन के संविधान को विश्व के सभी संविधानों की जननी कहा जाता है। 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक प्रारूप प्रस्तुत किया था। 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी तथा 1934 में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी तथा 1934 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल 1600 ईस्वी से प्रारंभ होता है। इसी वर्ष इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? बहुत बार पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है 1600 ईस्वी में। कंपनी के प्रबंधन की समस्त शक्ति गवर्नर तथा 24 सदस्यीय परिषद में निहित थी। सदस्य पूछा जाता है तो 24 आपको ध्यान रखना है। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, इस एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश व 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही ये उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। लेकिन हुआ था कब? तो कलकत्ता में 1774 में हुआ था। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो सर एलिजा इम्पे थे। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट के द्वारा द्वैध शासन का आरंभ हुआ। 1813 का चार्टर अधिनियम, देखिए कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। ठीक है। 1833 का चार्टर अधिनियम, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था 1833 के अधिनियम के तहत। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। भारत में दास प्रथा को विरुद्ध घोषित कर दिया गया था। ठीक है। विधि के विरुद्ध घोषित किया गया था। कब किया गया था? तो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। आगे बात करते हैं। अठारह का भारत शासन अधिनियम, देखिए भारत का शासन कंपनी के हाथों से ब्रिटिश महारानी के हाथों में चला गया था। कब किया था? तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था। भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई थी। ठीक है। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। अतः इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय हुए थे। 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऐसे अध्यादेश की अवधि 6 माह होती थी। 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया था। तो ये भी पूछा गया है 1862 ईस्वी में किन को मनोनीत किया गया था? तो देखिए बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया था। ये 3 भारतीय थे।
1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। 1892 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी। 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही करते थे। इस अधिनियम को सांप्रदायिकता निर्वाचन के रूप में भी जाना जाता है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। यह ध्यान देने योग्य बात है, 1909 ईस्वी में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे, इसलिए इसका नाम पड़ा है मार्ले मिंटो। मार्ले सचिव का नाम था और मिंटो भारत में वायसराय के पद पर थे। 1919 का भारत शासन अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया। इस अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। 1919 के अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। भारत में पहली बार महिलाओं को मतदान देने का अधिकार 1926 में दिया गया था। 1935 का भारत शासन अधिनियम, जो कि बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में से द्वैध शासन को हटा दिया गया तथा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। म्यांमार, जिसका प्राचीन नाम बर्मा है, को भारत से अलग कर दिया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। इस अधिनियम को भारत के मिनी संविधान का दर्जा दिया गया है। मिनी संविधान का दर्जा किसे दिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 का 35 के अधिनियम को। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश शासन की संसद की सर्वोच्चता को बनाए रखा गया। भारतीय संविधान की रचना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम एम.एन. रॉय ने 1934 में रखा था। भारत के संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। यह योजना मार्च 1946 ईस्वी में भारत आई। इसमें 3 सदस्य थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस तथा ए.बी. एलेक्जेंडर थे। तो तीनों का नाम ध्यान रखना है, यहीं से बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। अभी 69 बीपीएससी में कौन कौन सदस्य थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस तथा अलेक्जेंडर। KAL काल ऐसे याद रखिए टी के तौर पर। ठीक है, के से क्रिप्स, ए से अलेक्जेंडर और एल से लॉरेंस। ठीक है, संविधान सभा में 389 सदस्य थे, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि तथा 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे। आगे बात करते हैं। भारत विभाजन के पश्चात संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए। संविधान सभा की पहली बैठक की बात करते हैं 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुआ। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी सदस्य अध्यक्ष चुना गया था। तो ये भी बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष किससे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ये यूपीएससी में अभी 2024 यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान की मांग की थी। तेज बहादुर सप्रू व जयप्रकाश नारायण ने संविधान सभा की सदस्यता को अस्वीकार कर दिया था। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। तो आपको ध्यान रखना है, हैदराबाद ऐसी देशी रियासत है जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं शामिल हुए थे। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। तो ये सदस्य संख्या आपको ध्यान रखना है। मुसलमानों की संख्या की बात करें तो 79 मुसलमान थे। ठीक है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कुल 15 थी। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किए थे।
आगे बात करते हैं। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। संविधान सभा में इनका निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि इनका निर्वाचन कहाँ से हुआ था, तो पश्चिम बंगाल आपको ध्यान रखना है। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस चली थी और संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। ठीक है, यानी कि 3 वर्ष में 12 दिन कम था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन आपको याद रखना है। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकार किया गया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अंगीकार रहेगा, प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा, तो 26 नवंबर 1949 होगा और लागू की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। पहली बार संविधान सभा की अवधारणा स्वराज पार्टी ने 1935 ईस्वी में प्रस्तावित की थी। संविधान बनने के लिए 13 कमेटियां गठित की गई थी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर श्री BN राव को नियुक्त किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, श्री BN राव आपको याद रखना है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। 24 जनवरी, ये सारे डेट इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से प्रश्न प्रीवियस क्वेश्चन आप किसी भी एग्जाम का देखिएगा तो आपको देखने को मिलेंगे। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य निर्माण के अनुसार प्रस्तावना को संविधान का आधारभूत अंग माना गया था। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार किया गया था। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव 1940 में पहली बार संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश राज्य द्वारा स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान की विशेषता जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत है। भारतीय संविधान विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है। सबसे लंबा लिखित संविधान कहाँ का है, तो ये विश्व में भारत का स्थान है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 1789 में अपनाया था। भारत के मूल संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 25 भाग 470 प्लस अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, इसमें A B करके जोड़ा गया है, तो आपको 22 भाग और 395 अनुच्छेद ही ध्यान रखना है। मूल कर्तव्यों का विवरण 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में किया गया था। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय संविधान उदार एवं कठोरता का मिश्रण है। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा गया है क्योंकि संविधान सभा में वकीलों की संख्या बहुत अधिक थी। बहुत सारे वकील ही थे संविधान सभा में, इसलिए वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। संविधान के द्वारा भारत को राज्यों का संघ बताया गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान भी कहा जाता है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। भारत का संविधान न तो लचीला है और न ही कठोर, बल्कि दोनों का मिला जुला रूप है। तो भारत का संविधान कैसा है, तो न ही लचीला और न ही कठोर है, बल्कि दोनों का मिश्रित रूप है। यह भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है। भारत का संविधान, इसमें सभी भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के अनुसार उद्देश्य का संविधान का अंग है, पर इसे न्यायालय में कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है, आपको ध्यान रखना है। उद्देशिका को संविधान की आत्मा और संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी कहा गया है। उद्देशिका में प्रयुक्त हम भारत के लोग शब्द से स्पष्ट हैं कि भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। ठीक है, हम भारत के लोग ये शब्द से स्पष्ट है कि भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है, और ऐसा है भी। ठीक है, भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ यह है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, आनुवंशिक नहीं होगा। गणतंत्र का मतलब यही है कि भारत के जो भी राष्ट्राध्यक्ष हैं यानी कि राष्ट्रपति हैं, वो निर्वाचित होंगे, न कि आनुवंशिक होंगे। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता से प्रतिस्थापित किया गया। उद्देशिका में संविधान के अंगीकरण की तिथि 26 नवंबर 1949 दी गई थी। इस कारण 26 नवंबर भारत में विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष कौन कौन थे, यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, आपको जबान पे याद रहना चाहिए। संचालन समिति,
के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय समिति की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तदर्थ झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त एवं स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मूल अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी थे। आगे देखते हैं। अल्पसंख्यक उप समिति H.C. मुखर्जी थे। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन समिति डॉक्टर KM मुंशी थे। आवास समिति श्री पटाभी सीतारमैया थे। सर्वोच्च न्यायालय समिति की बात करें तो एस वार दाचारियार थे। ठीक है। भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत की बात करें तो स्रोत देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया है, तो इसमें संघात्मक व्यवस्था, न्यायपालिका की शक्ति, राजनीति की आधारभूत संरचना, लोक सेवा आयोग। संघात्मक व्यवस्था, न्यायपालिका की शक्ति, राजनीति की आधारभूत संरचना, लोक सेवा आयोग, ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। जर्मनी के संविधान से आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं। पूर्व सोवियत संघ का संविधान से मूल कर्तव्य लिया गया है। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो देखिए, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनर्विलोकन एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद एवं राज्यसभा में पदेन सभापति, राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रपति का संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश, ये सारे अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। कनाडा के संविधान से सरकार की संघीय व्यवस्था, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ, संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। ठीक है। GST भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य संबंध, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान की बात करें तो यहाँ से राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 7। ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल एवं निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में समाज सेवा, साहित्य, कला एवं विज्ञान के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, ये सब लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है। ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। संसदीय प्रणाली, यह सारे प्रश्न यहाँ से बनेंगे कि किस देश की संविधान से क्या लिया गया है, तो आपको ध्यान देना है। 2 बार देखिएगा, अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। एकल नागरिकता, ब्रिटिश संविधान से। विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया और द्विसदनीय व्यवस्था, ये सारे ब्रिटेन के संविधान से हमारे संविधान में लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान की बात करें तो इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल, मंत्री कौन थे और विभाग कौन किसके पास था, चलिए देखते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल थे। ठीक है। राष्ट्रमंडल इनके अंडर में था। वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना तथा प्रसारण मंत्री थे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। जॉन मथाई उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री। सी राजगोपालाचारी, ये शिक्षा मंत्री थे। CH भाभा कार्य, खान एवं बंदरगाह मंत्री। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 का। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री व सूचना व प्रसारण मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। भीमराव अंबेडकर विधि मंत्री यानी कि कानून मंत्री। और अबुल कलाम आज़ाद, ये शिक्षा मंत्री थे। कब के थे, तो ये 1947 में का पहला मंत्रिमंडल थे आज़ादी के बाद। ठीक है। ये कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल के थे। ठीक है। आगे बात करते हैं। जॉन मथाई क्या थे, तो ये रेलवे व परिवहन मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री। बाबू जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। रफ़ी अहमद किदवई थे संचार मंत्री। RK सड़सुखम सेठी थे वित्त मंत्री थे। ठीक है।
BN गाडगिल क्या थे? ये कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री थे। CH भाभा वाणिज्य मंत्री थे। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। संसद संसद के बारे में देखते हैं। संविधान के संसद का प्रावधान अनुच्छेद 79 में है। संसद के 3 अंग लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति हैं। संसद के सत्र को राष्ट्रपति बुलाता है। लोकसभा की बात करें और राज्यसभा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह संसद का निम्न सदन है। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा में यह संसद का उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 543। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 543 सदस्य हैं वर्तमान में। राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। लोकसभा का सदस्य बनने की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत कर सकता है। तो ये अब नहीं है, इसे 104वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है। ठीक है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 ख्याति प्राप्त सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा संसद का अस्थायी सदन है, जबकि राज्यसभा अस्थायी सदन है। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। राज्यसभा के थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति सभा का पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का पहला अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। लोकसभा की 545 सीटें 2026 तक निश्चित कर दी गई हैं 84वें संविधान संशोधन द्वारा। वित्त विधेयक पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा वित्त विधेयक को केवल 14 दिन तक रोक सकती है। साधारण विधेयक की बात करें तो देखिए, संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। राज्यसभा इसको 6 महीने तक रोक सकती है। यदि साधारण विधेयक पर कोई विवाद हो जाए तो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं हो तो अध्यक्षता लोकसभा का उपाध्यक्ष करेंगे या वरिष्ठ अधिकारी करते हैं। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे तथा प्रथम उपाध्यक्ष अनंत शयनम थे। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव वर्ष 1951-52 में आयोजित हुआ था। गणतंत्र भारत की प्रथम लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को हुआ था। लोकसभा का कार्य दिवस सुबह 11 बजे से 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक चलता है। लोकसभा में 3 सत्र में बैठक होती है। बजट सत्र फरवरी से मई महीने, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर तक और शीत सत्र नवंबर से दिसंबर तक होता है। अगर कोई संसद सदस्य बगैर सदन को बधाई 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो इसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा दोनों में चयनित होता है तो 10 दिनों के भीतर यह बताना होगा कि किस सदन में रहना है, अन्यथा राज्यसभा की सीटें रिक्त हो जाएंगी। यदि किसी व्यक्ति ने संसद और राज्य विधानमंडल की सदस्यता ग्रहण कर ली है तो उसे 14 दिनों के भीतर बताना होगा कि वह किसका सदस्य रहना चाहता है, अन्यथा संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ठीक है। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल देश में आपात स्थिति लागू करने के कारण सबसे ज़्यादा रहा था। यदि कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिन के अंदर एक सीट छोड़नी पड़ेगी, अन्यथा उसकी दोनों सीटें रिक्त हो जाएंगी। तो ये 10 दिन नहीं 14 दिन आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे गलत टाइपिंग हुआ है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अपने त्यागपत्र प्रेस पर एक दूसरे को देते हैं। संसद के दोनों सदन की गणपूर्ति सदस्य संख्या 1/10 होती है। प्रारंभ में संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 500 थी। वर्तमान में 530 सदस्य राज्यों से, 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से तथा 2 एंग्लो इंडियन सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। लोकसभा में इसे 104वें संविधान संशोधन के द्वारा अभी हटा दिया गया है। ठीक है। ये पहले का टाइपिंग है। 61वें संविधान संशोधन 1989 में मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष कर दी गई थी। लोकसभा के कार्यकाल में आपातकाल की घोषणा लागू होने पर 1 वर्ष की वृद्धि की जा सकती है। ऐसा 1976 ईस्वी में हो चुका है।
अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। डेविड आइजनहावर अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने भारतीय संसद में भाषण दिया था। तो भारतीय संसद में भाषण देने वाले कौन व्यक्ति हैं? विदेशी व्यक्ति। तो ये अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है, डेविड आइजनहावर। राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था तथा इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट था। 23 अगस्त 1954 ईस्वी को इस सदन का नाम बदलकर राज्यसभा कर दिया गया। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो बिल्कुल सही है। राज्यसभा में विपक्ष का नेता चुने जाने के लिए न्यूनतम 10% सीटें या 25 सीटें प्राप्त करना अनिवार्य है। राज्यसभा की कार्यवाही 3 सत्र में होती है: बजट सत्र, मानसून सत्र व शीत सत्र। अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्य सूची पर कानून बनाने की संसदीय पहल राज्यसभा द्वारा ही की जा सकती है। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार है। भारतीय संसद एक वृत्ताकार भवन है। इसका डिजाइन आर्किटेक्ट्स वास्तुकार सर एडविन लुटियंस एवं सर हेबर्ट ब्रेकर ने 1912 में तैयार किया था। संसद भवन की नींव 12 फरवरी 1921 में रखी गई थी। लोकसभा में सबसे अधिक सीटें राज्यों में उत्तर प्रदेश की हैं, ठीक है, 80 सीटें कुल हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो दिल्ली में 7 सीटें हैं सबसे अधिक। राज्यसभा में सबसे अधिक सीट राज्यों में उत्तर प्रदेश का ही हैं और लोकसभा में भी, तथा केंद्र शासित में दिल्ली में सर्वाधिक 3 हैं। इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुलजार तथा डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जो राज्यसभा के सदस्य रहे और प्रधानमंत्री हैं। तो ये ध्यान रखना, इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुलजार तथा डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। कुल कितने हैं? एक इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुलजार, 1 2 3 4 व्यक्ति हैं जो कि राज्यसभा के सदस्य रहे और प्रधानमंत्री भी बने। लोकसभा के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बलराम जाखड़ रहे थे। लोकसभा के एकमात्र अध्यक्ष जो राष्ट्रपति बने नीलम संजीव रेड्डी थे, ठीक है। लोकसभा के प्रथम दलित अध्यक्ष जी.एम. बाल योगी थे। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, भाग से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, चाहे कोई भी आपका वनडे एग्जाम है। भाग 1 में है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद की बात करें तो 1 से 4 तक है। नागरिकता 5 से 11 तक है। भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं 12 से 35 तक। भाग 4 में नीति निर्देशक तक जो कि 36 से 51 तक है। भाग 4 का मूल कर्तव्य है 51 का में है। भाग 5 में है संघ 52 से 151 तक है अनुच्छेद, ठीक है। भाग 6 में राज्य हैं 152 से 237 अनुच्छेद हैं। और भाग 8 में क्या है तो संघ राज्य क्षेत्र हैं 239 से लेकर 242 तक है अनुच्छेद, ठीक है। भाग 14 में है संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं 308 से 323 तक अनुच्छेद हैं। भाग 15 निर्वाचन आयोग है। भाग 17 है जो इम्पोर्टेंट हैं केवल वही हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। 324 से 329 तक है निर्वाचन आयोग। राज्य भाषा की बात करें तो 343 से 351 है। आपात उपबंध जो कि 18 में है। 352 से 360 तक है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 में है जो कि अभी करेंट में यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 3 में है संसद द्वारा किसी राज्य का नाम तथा नए राज्यों का गठन व इनकी सीमा तथा नामों में परिवर्तन भी कर सकती है। अनुच्छेद 5 में नागरिकता है। 12 में है राज्य शब्द की परिभाषा। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है, ठीक है। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन में समानता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बलात्सर्म का निषेध। अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुश्किल कारखानों में कार्य करने पर रोक है। अनुच्छेद 26 की बात करें तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 में है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन
करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अनुच्छेद 33 में है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का वलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति है। अनुच्छेद 34 में है जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रविधित है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन है। अनुच्छेद 34 में 35 की बात करें तो इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान है। 40 ग्राम पंचायत जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 40 ग्राम पंचायतों का गठन, 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता 44 है। ठीक है, ये करंट में अभी चर्चा में था तो इसे आपको ध्यान रखना है। 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। करंट में उत्तराखंड है आज़ादी के बाद, और आज़ादी से पहले का पूछेगा तो आपको गोवा याद रखना है। अनुच्छेद 48 है कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा है। अनुच्छेद 49 की बात करें तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय महत्व की स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि मूल कर्तव्य है। 51 का में अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति है। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 में है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं। 60 में है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रज्ञान। अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। ये बहुत बार पूछा गया है। 63 में बात करें तो अनुच्छेद 63 में राष्ट्रपति भारत का उपराष्ट्रपति पद है। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पद सभापति होंगे। ये 64 अनुच्छेद में है। 66 में है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि। 69 में है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 72 में है राष्ट्रपति के समाधान की शक्ति। 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होंगी। तो ये 74 अनुच्छेद में है। 76 में भारत का महान्यायवादी। 77 में भारत के कार्य का संचालन, भारत सरकार के कार्य का संचालन 77 में है। 78 में है राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं। 78 में, ठीक है। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन। 80 में है राज्यसभा की संरचना। 81 में लोकसभा की संरचना। 85 में है संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन। 93 में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है। 98 में है संसद का सचिवालय, ठीक है। 106 में है संसद सदस्यों की वेतन और भत्ते। 106 में है। 108 में है कुल दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है, ठीक है। कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी। 110 में है धन विधेयक की परिभाषा। 117 में है वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। 125 में न्यायाधीशों के वेतन आदि के बारे में है। अनुच्छेद 125 में है न्यायाधीशों के वेतन आदि। अनुच्छेद 29 में है 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा। 129 में है 137 में निर्णय या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। 143 में है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। 153 में है राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 155 है राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि है। 157 में है राज्यपाल नियुक्ति के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 159 में है राज्यपाल द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 163 में है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। ये राज्यों के बारे में है, ठीक है। अनुच्छेद 168 में है राज्यों के विधानमंडल का गठन। 169 में है राज्यों के विधान परिषदों का उत्साहन एवं सृजन। अनुच्छेद 178 में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 182 में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 214 की बात करें तो राज्यों के लिए उच्चतम न्यायालय। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें हैं। अनुच्छेद 243 में है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 243 क में ग्राम सभा। 43 ख में पंचायतों की संरचना। 243 थ में है नगर पालिकाओं का गठन। अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है। अनुच्छेद 245
62 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। 262 आपको याद रखना ही होगा। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध है। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे हैं। अनुच्छेद 267 है आकस्मिकता निधि है। ठीक है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग है। 80 में वित्त आयोग जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 215 की बात करें तो संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होंगे। अनुच्छेद 329 में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन है। अनुच्छेद 329 में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है। अनुच्छेद 331 में है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 332 में है राज्यों की। तो ये तो अब संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। ठीक है। राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का रिजर्वेशन है। ठीक है। अनुच्छेद 333 में है राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। तो ये भी अब हटा दिया गया है क्योंकि अब आंग्ल ये रहे नहीं हैं। अनुच्छेद 338 है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 का में है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति। तो 338 पूछेगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति क में है, 338 के क में है। अनुच्छेद 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण है। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति है। अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियां हैं। अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियां। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा है। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं हैं। अनुच्छेद 351 की बात करें तो हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश हैं। अनुच्छेद 352 आपातकाल की उद्घोषणा है। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया है। अनुच्छेद 392 है कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। ठीक है। भारतीय संविधान की अनुसूचियां जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली अनुसूची, इसमें भारतीय संघ के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है। दूसरी अनुसूची, इसमें भारत के विभिन्न पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा लिए जाने वाले शपथ। और चौथी अनुसूची राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण है। ठीक है। पांचवी अनुसूची, इसमें अनुसूचित जाति के प्रशासन के बारे में दिया गया है। छठी अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में दिया गया है। सातवीं अनुसूची, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा से संबंधित है। ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची शक्तियों के बारे में दिया गया है इसमें, जिसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। संघ सूची क्या है तो देखिए, इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, अब 100 विषय हैं। राज्य सूची की बात करें तो कुल 61 विषय हैं, अब पहले 66 थे, अब 61 विषय हैं, जिसमें राज्य कानून बनाएगा राष्ट्रहित में। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएंगे, पहले 47 थे और अब कितने हैं तो अब 552 आपको ध्यान रखना है, जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं। आठवीं अनुसूची, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, परंतु 1967 में सिंधी को, 1992 में मणिपुर, नेपाली तथा कोंकणी को जोड़ा गया था। तो ये भी यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ से 5 प्रश्न हम लोग देख चुके हैं, जो अभी यूपीएससी 2024 एग्जाम में इतना से ही पूछा गया है। ठीक है। मात्र 30 मिनट से आपको 5 प्रश्न देखने को मिल गए। कोंकणी और 2003 में देखिए मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो। 2003 में ध्यान रखना है मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो। और 92 में मणिपुर, नेपाली, कोंकणी। नमक ट्रिक के तौर पर याद रखिए, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी, जो कि 1992 के संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। ठीक है। और 2003 के द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। आगे देखते हैं।
नवी अनुसूची, देखिए संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई यह सूची यह भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची यह संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान है। 11वीं अनुसूची यह पंचायती राज से संबंधित है। यह 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई, जिसमें 29 विषय दिए गए हैं। ठीक है। 12वीं अनुसूची यह शहरी क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है, जो इसमें कुल 18 विषय हैं। तो विषय आपको ध्यान रखना है, पंचायत में 29 विषय हैं और ये नगर पालिका के बारे में है, शहरी क्षेत्रों के बारे में तो कुल 18 विषय हैं, जिसे 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया। पंचायती राज को 73वें और शहरी क्षेत्रों के प्रशासन 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। मौलिक अधिकार, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है, यानी कि मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क में रखा गया है, जो कि अब विधिक अधिकार मात्र है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिया गया है। वह आपातकाल की स्थिति में भी निलंबित नहीं होता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है। ठीक है। कारखानों आदि में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कार्य पर रखने पर प्रतिबंध अनुच्छेद 24 के अंतर्गत दिया गया है। भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। भारत रत्न धारकों को मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री का दर्जा मिलता है। ठीक है। भारत रत्न के जो भी हैं भारत रत्न धारक, उन्हें मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री का दर्जा मिलता है। शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) ख में दिया गया है। मूल अधिकारों का संरक्षण किसे कहा जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है, उच्चतम न्यायालय को। उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले 1973 में कहा कि मूल अधिकारों के हनन के आधार पर संविधान संशोधन को चुनौती दी जा सकती है। यदि वह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। आगे देखते हैं। वर्ष 1969 में मोरारजी देसाई सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। अनुच्छेद 21 क में घोषणा की गई है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। अनुच्छेद क में ये किया गया है। ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को जन्म देता है। किसी व्यक्ति का टेलीफोन टेप करना वाक्य अभिव्यक्ति अनुच्छेद 19 क तथा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। ठीक है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी कर सकते हैं। वे 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध अधिकार, परीक्षा। ठीक है। हमारे मौलिक अधिकार निम्न प्रकार के हैं। कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं? तो देखिए, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। ये सारे आपको याद रखना है, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपको ज़्यादातर एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 26 से लेकर 28 तक। अनुच्छेद 26 से 28 तक है। संस्कृति व शिक्षा संबंधी अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। मौलिक कर्तव्य देखते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 में
किया गया है। ठीक है, मूल कर्तव्यों के अनुसार राष्ट्रगान या राष्ट्रीय ध्वज का अनादर करना दंडनीय अपराध है। मूल कर्तव्यों के अनुसार वन, झील, नदी और वन्य जीव आदि की रक्षा करें, ये आपका मूल कर्तव्य है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जिसे हम लोग ऊपर देख चुके हैं। 40वें ग्राम पंचायतों का संगठन है। 48वें कृषि एवं पशुपालन का संगठन। 50वें है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। और अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ठीक है, राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य भारत में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। संविधान के 42वें संविधान संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार की वरीयता दी गई थी। केटी शाह के अनुसार राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। ठीक है, भारतीय नागरिकता। भारतीय संविधान में नागरिकता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 केवल इकहरी या एकल नागरिकता प्रदान करते हैं। इसमें राज्यों के लिए पृथक नागरिकता का प्रावधान नहीं है। नागरिकता से संबंधित विषयों पर विधि बनाने की शक्ति किसको है तो ये है संसद में निहित है विधि बनाने की शक्ति। ठीक है, अनुच्छेद 11 में है नागरिकता संबंधी नियमों के लिए संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया था। भारतीय नागरिकता जन्म से, पंजीकरण से या उत्तराधिकार से प्राप्त होती है। भारतीय नागरिकता गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती हैं। संसद अनुच्छेद 10 के तहत किसी भी नागरिक से नागरिकता वापस ले सकती है अगर इसे विश्वास हो कि नागरिकता के लिए झूठे और गलत सबूत पेश किए गए हैं इस आधार पर। ठीक है, या व्यक्ति संविधान के प्रति वफादार नहीं है। अगर वह दुश्मन देश के साथ लड़ाई के समय कोई नाता रखता है तो भी लिया जा सकता है। अगर वह लगातार 7 वर्षों से अधिक समय से देश से बाहर रह रहा हो तो भी लिया जा सकता है। अगर वह नागरिक पंजीकरण कराने के समय के 5 वर्ष के भीतर 2 या 2 से अधिक वर्ष के लिए जेल में रहा हो तो भी लिया जा सकता है पंजीकरण के दौरान। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान का सिद्धांत स्वीकार है। नागरिकता का परित्याग अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने के द्वारा नागरिकता छीनन पर नागरिकता का अंत हो जाता है। दिसंबर 2023 में विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को कुछ शर्तों के साथ दोहरी नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, जिसे ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का नाम दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 53 के अनुसार भारतीय संघीय कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। अनुच्छेद 52 के अनुसार राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है तथा भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति पद की योग्यता अनुच्छेद 58 में है। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये योग्यता है। और देखते हैं, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने की योग्य भी रहना चाहिए। चुनाव के समय लाभ के पद पर नहीं रहना चाहिए। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, परंतु नई व्यवस्था के अनुसार पांडुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को शामिल किया गया है। ठीक है, बाकी के नहीं, लेकिन दिल्ली, पांडुचेरी ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे, निर्वाचन मंडल में। ठीक है, राज्य के विधानमंडल भी। एक व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। तो अनुच्छेद 55 आपको याद रखना है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटाया जाता है। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होंगे। ठीक है, निर्वाचन अगर अवैध घोषित हो गए हैं तो जो भी राष्ट्रपति पहले से कार्य किए हैं तो उसे
अवैध नहीं घोषित किया जाएगा। देखिए इसका रीज़न है क्योंकि वो मंत्रिमंडल की सलाह पर ही काम करते हैं, न कि अपने से खुद निर्णय लेते हैं। तो इसलिए जो भी कार्य किए हैं उसे अवैध नहीं घोषित किया जाएगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल आप सभी को पता है 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। उसके अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है तथा उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए 2 सप्ताह का समय मिलता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 161 के तहत महाभियोग लगाया जा सकता है। किसी भी सदन द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन करने के कारण महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। 1/4 सदस्य आपको ध्यान रखना है। जो सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना चाहता है, पहले इसके 2/3 सदस्य इस प्रस्ताव को पारित करेंगे। इसके बाद यह प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा, तब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए आरोपों को जांच करेगा। इसी तरह नहीं लग जाएगा, उससे जांच भी करना होगा। ऐसी जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाएगा, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और उसी दिन से राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना होगा। सिद्ध होने पर त्यागपत्र देना होगा। राष्ट्रपति का रिक्त पद 6 महीने के अंदर भरा जाना जरूरी है। यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति नहीं है तो उसके कार्य उपराष्ट्रपति करेंगे। यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेंगे, और तीनों की अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश भी कार्य संभाल सकते हैं। राष्ट्रपति की वेतन एवं भत्ते। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए होता है। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है, इस पर टैक्स नहीं लगता है। राष्ट्रपति को निःशुल्क निवास स्थान व भत्ते प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपति के अधिकार तथा कर्तव्य क्या हैं? तो देखिए, नियुक्ति संबंधी अधिकार हैं। भारत का प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति करेंगे, अपने से नहीं बल्कि प्रधानमंत्री की सलाह से। उच्चतम न्यायालय में उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी करेंगे। राज्यों के राज्यपाल की भी नियुक्ति राष्ट्रपति का कार्य है। इनका बहुत सारा कार्य है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, चुनाव, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय परिषद के सदस्य, वित्त आयोग के सदस्य, भाषा आयोग के सदस्य, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, जितने भी आयोग हैं उस आयोग, इस सभी के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। भारत के राजदूत तथा अन्य राजनयिकों की नियुक्ति, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्य आदि की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। विधायी शक्तियाँ क्या हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट है। संसद के सत्र को आहूत करने, सत्र आवासन करने तथा लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार हैं। ठीक है, संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति ही बुलाता है। अनुच्छेद की बात करें तो 108 के तहत। आगे देखते हैं, अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है। इसका प्रभाव संसद का सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक रहता है। राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं। राज्य सूची के विषय पर नहीं करेंगे। ठीक है, सैनिक शक्ति। देखिए, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होते हैं, किंतु इनका प्रयोग विधि द्वारा करता है। क्षमादान की शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी अपराधी के दंड को कम या क्षमा कर सकता है। यदि क्षमादान याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी तो दूसरी याचिका दायर नहीं की जा सकती है। संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार। देखिए, अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करेंगे। तो ये तो हटा दिया गया है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ वेरी इंपॉर्टेंट है। आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत मिलता है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल लागू कर सकते हैं। राजनीतिक शक्ति। दूसरे देशों के साथ कोई भी
समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है एवं भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन भी करता है। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 143 क्या है? इसके अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, परंतु वह यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। केवल परामर्श ले सकता है, न कि बाध्य है। राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर अनुमति देने या न देने के निर्णय लेने की सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 111 केवल यह कहता है कि यदि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है तो विधेयक को उसे प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशीघ्र लौटा देगा। जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग सबसे पहले 1986 में किया गया था। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। आप सभी को पता है, लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित रहे थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। नीलम संजीव रेड्डी भारत के प्रथम व्यक्ति थे जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है, कौन से राष्ट्रपति थे जो कि निर्विरोध चुने गए थे? तो ये थे नीलम संजीव रेड्डी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करें तो ये थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। केवल वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। कौन से राष्ट्रपति थे जिनके निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? तो वीवी गिरी थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति थे। पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति कौन बने थे? तो ये दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे अपडेट करने का ज़रूरत है, जो कि 15वें क्रम की है। 44वें संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने को कह सकता है। ये 44वें संविधान संशोधन के अनुसार शक्ति है राष्ट्रपति को। ठीक है। मंत्रिपरिषद से अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। संसद की वार्षिक विधि विवरण राष्ट्रपति रखवाता है। सभी दशाओं में मृत्युदंड क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार राष्ट्रपति संघ की कार्यों की जानकारी प्रधानमंत्री से मांग सकता है। ठीक है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन किया था। ठीक है। उस टाइम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली थे, इसलिए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह को राष्ट्रपति का पद संभालना पड़ा था। ठीक है। राष्ट्रपति को उसकी पदावधि के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। संसद के क्यों नहीं किया जा सकता है? तो देखिए, क्षमादान की शक्ति है तो वो क्षमा कर सकते हैं, इसलिए उस टाइम उन पर नहीं मुकदमा चलेगा। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में निहित है, इसलिए करता है। भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस द्वारा तैयार किया गया था। वर्ष 1950 तक इसे वायसराय हाउस कहा जाता था। भारत के राष्ट्रपति का क्रम है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले थे, दूसरे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन तीसरे जो कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, बीबी गिरी चौथे थे, फरुखुद्दीन अली मोहम्मद पांचवें, नीलम संजीव रेड्डी छठे थे, ज्ञानी जैल सिंह सातवें, आर वेंकटरमण आठवें थे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा नौवें, KR नारायण थे 10वें। तो ये आपको क्रम में से याद नहीं रखना है, बस एक नज़र इससे देख लेते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे 11वें नंबर के, प्रतिभा पाटिल थी 12वें नंबर की, प्रणब मुखर्जी थे 13वें नंबर का, 14वें नंबर का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। ठीक है। और अभी 15वें नंबर के हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बीबी गिरी न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह तथा BD जदी कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं। भारत के उपराष्ट्रपति जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ आपको ध्यान देना है, यहाँ सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, अनुच्छेद 64 में है। ठीक है।
64 में दिया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति नई सदस्य होते हैं, अतः इसको मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार है। ठीक है, जहां निर्णायक मत का जरूरत होगा वहीं देंगे। और इनके योग्यता के बारे में देखते हैं। ये भारत के नागरिक होने चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए, न कि सदस्य होना चाहिए, योग्यता केवल होनी चाहिए। निर्वाचन के समय किसी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करते हैं, अनुच्छेद 68 के अनुसार। ठीक है, उपराष्ट्रपति की राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि 6 महीने होती है। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करना अनिवार्य है। ठीक है, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की सभी शक्तियों, विशेष अधिकारों और वेतन व भत्ते का प्रयोग कर सकता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करेगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य मिलकर करते हैं। उपराष्ट्रपति के वेतन 4 लाख रुपए होता है। वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ये पहले का है। ठीक है, अब अपडेट कर लीजिएगा। कौन है? जगदीप धनखड़, आपको याद रखना है, 14वें क्रम के हैं। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत राष्ट्रपति करता है। अटॉर्नी जनरल भारत के प्रसाद पर्यंत पद धारण कर सकता है। अटॉर्नी जनरल बनने के लिए वही योग्यता होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होती हैं। ठीक है, भारत के प्रथम महान्यायवादी MC शीतलवाड़ थे। अटॉर्नी जनरल न तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वो किसी भी सदन में भाषण दे सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, प्रथम आपको ध्यान रखना है MC शीतलवाड़ थे। अटॉर्नी जनरल भारत के प्रथम विधि अधिकारी होता है। वह भारत सरकार को विधि संबंधी विषय पर सलाह देता है। अटॉर्नी जनरल को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। अटॉर्नी जनरल को सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल व 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किए गए हैं। राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल, देखिए संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्यों की महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। वह राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत नहीं पद पर बना रहता है। महाधिवक्ता बनने के लिए वह ही योग्यताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होती है। ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 148 के तहत करते हैं। सार्वजनिक धन का संरक्षक नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक ही होती है। ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर हटाया जा सकता है। इसका वेतन 2.5 लाख होता है। ठीक है, वह केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं। वह राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देते हैं। राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देते हैं। वह संसद की लोक लेखा समिति के मित्र और मार्गदर्शन के रूप में कार्य करते हैं। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? V नरहरि राव थे। ठीक है, न्यायपालिका जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उच्चतम न्यायालय, देखिए भारत की न्याय व्यवस्था इकहरी और एकीकृत है, जिसमें सर्वोच्च शिखर पर भारत का उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है, आप सभी को पता है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना गठन संबंधी शक्तियां भारतीय संसद को प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय का गठन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। प्रारंभ में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होते थे। उच्चतम न्यायालय का गठन संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत किया जाता है। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद पर 65 वर्ष तक रह सकता है, आपको याद रखना है।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत पारित करके राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यताएं क्या हैं? तो ये भारत का नागरिक होना चाहिए, वह किसी उस न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य चुके हैं, या देखिए, या किसी उस न्यायालय या अन्य न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुके हैं। ठीक है। अधिवक्ता मतलब कि वकील रह चुके हैं। राष्ट्रपति की नज़र में कानून के उच्च कोटि का ज्ञाता होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रिटायर होने के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठक बुला सकता है। अब तक हैदराबाद और श्रीलंका में इस प्रकार की बैठक आयोजित हो चुकी है। मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 है। ठीक है। अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 है, यानी कि 2.5 लाख रुपए हैं। सर्वोच्च न्यायालय की विस्तृत शक्तियाँ अनुच्छेद 136 के अंतर्गत दी गई हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। उच्चतम न्यायालय में सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश रहने वाले व्यक्ति थे वाई वी चंद्रचूड़ थे। ठीक है। अभी जो है मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, इनके पिता थे YV चंद्रचूड़, जो कि सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश रहने का रिकॉर्ड इनके नाम है। सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश रहने वाले व्यक्ति कमल नारायण सिंह थे। प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो बालकृष्णन थे, KG बालकृष्णन। फातिमा बीवी प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। अभी तक महिला मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में नहीं हुई है। उच्चतम न्यायालय के कार्य क्या हैं? देखिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद को सुलझाना यह देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है। यह संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, परंतु इस परामर्श को मानना या न मानना राष्ट्रपति पर निर्भर होता है। उच्चतम न्यायालय अब तक 5 बार राष्ट्रपति को परामर्श दे चुका है। संविधान के अनुच्छेद 137 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है। पुनर्विचार करने की शक्ति है उसे 137 अनुच्छेद पर, जैसे कि बहुत बार ऐसा हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 129 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय की भांति कार्य करता है। संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार की रक्षा करता है, या मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। ठीक है। कौन कौन से? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण के लेख, प्रतिषेध अधिकार परीक्षा लेख। जब भारतीय न्याय पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश थे PN भगवती थे। ये प्रश्न पूछा गया है। न्याय पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया था तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? PN भगवती थे। उच्च न्यायालय, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान के अनुच्छेद 214 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, परंतु अनुच्छेद 231 के अंतर्गत एक ही उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्य हुआ तथा केंद्र शासित राज्यों के लिए हो सकते हैं, जैसा कि अभी हैं। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। केंद्र शासित प्रदेश में केवल दिल्ली में उच्च न्यायालय है। ठीक है। आगे देखते हैं। प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश से मिलकर किया जाता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग होती है। ठीक है। उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अतिरिक्त न्यायाधीश 2 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.5 लाख और अन्य न्यायाधीश 2,25,000 रुपये हैं। ठीक है। उस न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, अथवा किसी उच्च न्यायालय 1 से अधिक वर्ष तक लगातार 10 वर्षों तक वकील यानी कि अधिवक्ता रह चुका हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। उच्च न्यायालय को न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण करने की अवधि 65 वर्ष प्रस्तावित है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उस प्रकार पद से हटाया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाते हैं। राष्ट्रपति किसी भी उच्च न्यायालय में आवश्यकता अनुसार न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। तो ये
न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। संविधान के अनुच्छेद 215 के अंतर्गत उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय की भांति कार्य करता है। भारत में सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। ठीक है। अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। सबसे पहले केरल उच्च न्यायालय ने 1997 ईस्वी में बंद में असंवैधानिक घोषित किया गया था। ठीक है। अधीनस्थ न्यायालय क्या है? देखिए, संविधान के अनुच्छेद 233 में अधीनस्थ एवं जिला न्यायालयों के प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है 233। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति उस न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल करता है। जो व्यक्ति कम से कम 7 वर्ष तक किसी न्यायालय में लगातार अधिवक्ता रहा हो तो जिला न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। 7 वर्ष यहाँ पर है, बाकी में 10 वर्ष उस न्यायालय में। ठीक है। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधानमंत्री होता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो 75 के तहत। तथा मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आप सभी को पता है मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। वह किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है अथवा वह त्यागपत्र दे देता है तो मंत्रिपरिषद स्वतः ही विघटित हो जाती है और शून्यता उत्पन्न हो जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान या अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष भारतीय प्रधानमंत्री ही होते हैं। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति को 1951 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव के द्वारा घोषित किया गया था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको याद रखना है क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वे 16 साल 9 महीने और 13 दिन तक अपने पद पर रहे। प्रधानमंत्री में सबसे लंबे कार्यकाल उनका ही है। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे, मात्र 13 दिन तक। ठीक है, ये एक कार्यकाल की बात हो रही है। दूसरे क्रम के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री आप सभी को पता है श्रीमती इंदिरा गांधी थी। वह 2 बार प्रधानमंत्री बनी। जब वह पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो वह राज्यसभा की सदस्य थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिसको उसके पद से अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया गया था। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री तथा आगे देखते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी, तीनों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। वह लाल बहादुर शास्त्री की भारत के बाहर ताशकंद में हुई थी। ठीक है। एच.डी. देवेगौड़ा ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य थे। चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए थे। ठीक है। चौधरी चरण सिंह महत्वपूर्ण है, अभी इन्हें दिया गया था भारत रत्न। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने। कैबिनेट मंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा। यह लगभग 32 वर्षों तक कैबिनेट मंत्री रहे थे। ठीक है। कैबिनेट मंत्री 32 साल तक कौन रहे थे? तो जगजीवन राम रहे थे। ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री उनका कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू का था 1947 से 64 ईस्वी तक। गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक थे 1964 में, मरने के बाद जवाहरलाल नेहरू के। ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 66 तक। देखिए, गुलजारी लाल नंदा 1966 में, फिर इन्हें कार्यवाहक इन्हें बनाया गया है। इंदिरा गांधी 66 से 77 तक, मोरारजी देसाई 77 से 79 तक, चरण सिंह 79 से 80 तक, इंदिरा गांधी फिर दोबारा 80 से 84, राजीव गांधी 84 में इनकी मृत्यु हो गई थी तो राजीव गांधी 1984 से 89 तक, विश्वनाथ प्रताप सिंह 89 से 90 तक रहे थे। चंद्रशेखर की बात करें तो 90 से 91, पीवी नरसिंह राव 91 से 96, अटल बिहारी वाजपेयी 96 में बने थे, एच.डी. देवेगौड़ा 96 से 97, इंदिरा कुमार गुलजार 97 से 98 तक रहे थे। ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी
98 से 2004 डॉक्टर मनमोहन सिंह, 2004 से 2014 तक, और नरेंद्र मोदी 2014 से अब तक हैं। इनका तीसरा कार्यकाल चल रहा है। देशी रियासतों का भारत में विलय, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, देशी रियासतों का भारत में विलय कराने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर भारत में मिलाया गया। हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्यवाही के माध्यम से भारत में मिलाया गया था। जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा मिलाया गया था। राज्यों का पुनर्गठन, तो देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश इसके धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग नियुक्त किए थे। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किया था और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन आयोग का समर्थन किया था। इसके धर आयोग की अध्यक्षता में, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना था। नए राज्यों का गठन, आंध्र प्रदेश, तो ये आपको ध्यान रखना है, 53 में आंध्र प्रदेश का गठन, जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। गुजरात 1 मई 1960 को, महाराष्ट्र भी 1 मई 1960 को, दोनों बना था भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, दूसरा गुजरात, महाराष्ट्र, तीसरा नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को, हरियाणा 1 नवंबर 1966 को, हिमाचल प्रदेश 26 जनवरी 1971 को, सिक्किम 26 अप्रैल 1975 को, मिजोरम 20 फरवरी 1987 को, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को। तो फरवरी में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश आपको ध्यान रखना है, जो कि दोनों का 87 में। 2002 में देखिए 3 राज्यों का गठन हुआ, 3 राज्य अलग हुए थे, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। 9 नवंबर को उत्तराखंड, झारखंड 15 नवंबर को, और छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, तेलंगाना 2 जून 2024 को, ठीक है। राज्य की कार्यपालिका, राज्यपाल के बारे में देखते हैं। संविधान में राज्यपाल की व्यवस्था अनुच्छेद 153 में की गई है, ठीक है। संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। यह प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका उपयोग करता है। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है, लेकिन एक ही राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल की योग्यता के बारे में देखते हैं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, या वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए करता है, परंतु वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर ही पद पर रहता है। राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। पदावधि के दौरान राज्यपाल की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। राज्यपाल के कार्य निम्नलिखित हैं। देखिए, राज्यपाल मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है तथा मंत्रिपरिषद के सदस्यों को मुख्यमंत्री सलाह पर शपथ दिलाता है, ठीक है। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है, आपको ध्यान रखना है। संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में परामर्श दे सकता है। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है तथा उपकुलपति को नियुक्त करता है। राज्यपाल राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 भाग सदस्यों को नियुक्त करता है, जिसका संबंध विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन आदि से है, ठीक है। अनुच्छेद 333 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन, तो ये तो अब हटा दिया गया है, आपको नहीं याद रखना। 164 में के अनुसार राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। राज्यपाल विधानमंडल का सत्रावसान करता है, तथा उसका विघटन करता है। राज्यपाल विधान सभा के अधिवेशन अथवा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित भी करता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बन जाता है। अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा अथवा कम कर सकता है।
अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। ऐसे अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा स्वीकृत आवश्यक है। यदि विधानमंडल 6 सप्ताह के भीतर उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता है तो उसे अध्यादेश की वैधता समाप्त हो जाएगी। उस अध्यादेश की वैधता समाप्त हो जाएगी। आगे देखते हैं। राज्यपाल के वेतन 3.5 लाख रुपए हैं। विधानमंडल जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्य विधानमंडल का निर्माण विधानसभा, विधान परिषद तथा राज्यपाल से मिलकर होता है। विधानसभा देखिए, इसका गठन अनुच्छेद 170 के अंतर्गत किया जाता है। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। विधानसभा के विधान सत्र की शुरुआत राज्यपाल करता है। ठीक है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य होते हैं। कम से कम 60 रहना चाहिए, अधिक से अधिक 500। अपवाद में गोवा में 40 है, मिजोरम में भी 40 है तथा सिक्किम में 32 है, क्योंकि इनको अनुच्छेद 371 के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, इसलिए है, यहाँ पे नहीं लागू है। अनुच्छेद 332 के तहत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया गया है। किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए अथवा नहीं, इसका निर्णय विधानसभा करती है। विधानसभा का गणपूर्ति कोरम 1/10 होता है। वित्त विधेयक पहले विधानसभा में पेश किया जाता है। मंत्रिपरिषद से विशेष 14 दिनों तक रोक सकती है। सबसे अधिक विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश राज्य में हैं तथा सबसे कम सिक्किम में है। उत्तर प्रदेश में इसकी संख्या 403 तथा सिक्किम में 32 है। विधानसभा में राज्यपाल एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत करता है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। विधान परिषद देखते हैं। विधान परिषद राज्य विधान मंडल का उच्च सदन होता है। ठीक है, जैसे कि राज्यसभा है केंद्र में, उसी तरह से विधान मंडल में विधान राज्यों में विधान परिषद है। कुछ ही राज्यों में ये हैं। वर्तमान में 6 राज्यों में है, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार तथा उत्तर प्रदेश। ठीक है। विधान परिषद ये इसका गठन देखिए अनुच्छेद 169 के तहत है संविधान के। विधान परिषद का सदस्य बनने की आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। राज्यपाल विधान परिषद में कुल 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। विधान परिषद की बैठक का गणपूर्ति कोरम कम से कम 10% सदस्य होने चाहिए, परंतु यह संख्या में 10 से कम नहीं होने चाहिए। मुख्यमंत्री जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका नियुक्ति के बारे में 163 अनुच्छेद में है। विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री तथा मंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाता है। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देता है। यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल सबसे बड़े दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। ठीक है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पांडुचेरी की विधानसभा के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। नीति आयोग जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में योजना आयोग के नाम पर एक नई संस्था लाने की घोषणा की। 1 जनवरी 2015 को एक नई संस्था जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहा गया अस्तित्व में आई। आमतौर पर इसे नीति आयोग कहा जाता है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होती हैं और यह आयोग केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के लिए भी नीति का निर्माण करता है। यह पंचवर्षीय योजना के निर्माण में सरकार को सलाह भी देता है। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद वनगड़िया थे। वर्तमान में नीति आयोग का उपाध्यक्ष राजीव कुमार है। राष्ट्रीय विकास परिषद जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य केंद्र और राज्य सरकार और नीति आयोग के बीच सेतु की तरह कार्य करना होता है। निर्वाचन आयोग संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है। निर्वाचन
आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। यह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। ठीक है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर किया जाता है। इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष तक पूरी होने तक होता है। पहले चुनाव आयोग एक सदस्य आयोग ही था, किंतु 1993 में ईस्वी में 3 सदस्य आयोग वन बना दिया गया। निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्यों की बात करें तो चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन, ये चुनाव आयोग का काम है। मतदाता सूचियों को तैयार करवाना, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना और चुनाव करवाना। ठीक है। निर्वाचन आयोग के कुछ अन्य तथ्य भी हैं। यह एक संवैधानिक संस्था है। मुख्य व अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान है। ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों का वेतन भारत की संचित निधि में से दिया जाता है। प्रमुख क्षेत्रीय दल व उसका चुनाव देखिए, तेलुगु देशम पार्टी साइकिल है चुनाव चिन्ह, और राज्य आंध्र प्रदेश समाजवादी पार्टी साइकिल है। राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश है। शिवसेना तीर कमान ये है चुनाव चिन्ह। महाराष्ट्र राज्य मनसे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना महाराष्ट्र से है। अकाली दल तराजू है चुनाव चिन्ह। पंजाब राज्य से है अकाली दल। ठीक है। जनता दल यूनाइटेड तीर है और बिहार झारखंड से संबंधित है। मुस्लिम लीग ये सीढ़ी है चुनाव चिन्ह, केरल राज्य से संबंधित है। मुस्लिम लीग अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कन्नडम जो 2 पत्ती है, इसमें तमिलनाडु है इसका क्षेत्र। लोक जनशक्ति पार्टी बंगला बिहार है। ठीक है। बंगला ये चुनाव चिन्ह है। राष्ट्रीय जनता पार्टी लालटेन है, बिहार और झारखंड से संबंधित पार्टी है। नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस ये हल है चुनाव चिन्ह। जम्मू कश्मीर झारखंड मुक्ति मोर्चा तीर कमान है, झारखंड से संबंधित है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम उगता सूरज तमिलनाडु है। ठीक है। राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो देखिए, लोकसभा चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव अथवा किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में चुनाव में डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करना जरूरी है। इसके अलावा किसी भी एक राज्य अथवा राज्यों से विधानसभा की कम से कम 4 सीटें जीतनी होगी, अथवा लोकसभा में 2% सीटें हो और ये कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हो। वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है भारतीय जनता पार्टी कमल चुनाव जी, आप सभी को पता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हाथ का पंजा, बहुजन समाज पार्टी हाथी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा जिसे कहते हैं हंसिया व बाली है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा हंसिया व हथौड़ा है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी जोड़ा फूल है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकपा यानी कि घड़ी है, नेशनल पीपुल्स पार्टी जिसका पुस्तक चुनाव चिन्ह है। ठीक है। आगे के देखते हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा 1993 के चुनाव में जाली मतदान और कुछ मतदाता पर नियंत्रण रखने के लिए फोटो युक्त पहचान पत्र का प्रयोग किया गया था। ठीक है। 1 नवंबर से 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने का पात्र होता है और वह इसके लिए आवेदन कर सकता है। सबसे पहले परिसीमन के आधार पर कर्नाटक में चुनाव आयोजित किए गए थे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम, इसका सबसे पहले प्रयोग 1982 में केरल राज्य में पारूर विधानसभा क्षेत्रों में किया गया था। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है, सबसे पहले कहाँ किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले केरल में किया गया था। 1999 में ईवीएम का प्रयोग करके पूरा चुनाव करवाने वाला राज्य गोवा था। ईवीएम का प्रयोग करके पहली बार 2004 में संपूर्ण आम चुनाव कराया गया अंतर्राज्यीय परिषद। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र व राज्य के बीच तालमेल स्थापित करने हेतु राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। पहली बार जून 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई। अंतर्राज्यीय परिषद की पहली
बैठक 10 जून 1990 को हुई थी। प्रधानमंत्री तथा उनके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री सभी राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक इसके सदस्य होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिषद की बैठक वर्ष में 3 बार की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेगा। इस बैठक में कम से कम 10 सदस्य होने अनिवार्य हैं। वित्त आयोग की बात करें तो देखिए, वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य नियुक्त होते हैं। पहला वित्त आयोग 1951 में गठित हुआ, जिसका अध्यक्ष के.सी. नियोनी थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष N.K. सिन्हा हैं। इस आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल 2020 से 5 साल की अवधि के लिए होगी। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 के अंतर्गत किया जाता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 के अंतर्गत किया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसकी स्थापना 1964 में की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष श्री के संथानम थे। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष थे श्री के संथानम। यह आयोग भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी किए जाने के फलस्वरूप केंद्रीय सतर्कता आयोग को 25 अगस्त 1998 को संवैधानिक दर्जा देकर एक बहु सदस्यीय आयोग बनाया गया था। ठीक है। आयोग में एक अध्यक्ष व 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इनका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो तब होता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, वर्ष 1967 में संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकार चार्टर अपनाया था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा 10 दिसंबर 1948 में की गई, इसलिए 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को मानव अधिकार रक्षा अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। यह आयोग देश में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए स्वायत्त तथा स्वतंत्र निकाय की तरह कार्य करता है। ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति होता है जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है। आयोग में सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 सदस्य समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। लोक सेवा आयोग, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में की गई थी। लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 ईस्वी में वित्त आयोग की सिफारिश पर की गई थी। विधि आयोग की सिफारिश पर की गई थी। ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति राष्ट्रपति को है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्ष के लिए की जाती है, परंतु 6 वर्ष बाद से पहले 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो वह पद से मुक्त हो जाता है। दोनों में से जो भी पहले पूरा हो। ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, परंतु इन्हें पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को ही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है। सूचना आयोग, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 15 जून 2005 को राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद ने सूचना के अधिकार पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद 12 अक्टूबर 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करता है। इन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष आयु तक होता है। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला था। ठीक है। सूचना के अधिकार के तहत नागरिक को सरकारी या अर्ध सरकारी संगठन संस्था से सूचना प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार है। आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर सूचना प्रदान करना बाध्यकारी है। यदि मामला जीवन या मानवाधिकार का है तो सूचना 48 घंटों के भीतर प्राप्त करने का अधिकार है। यदि किसी नागरिक की अपील यानी कि 30 दिन के बाद और 60 दिन के भीतर और दूसरी अपील प्रथम अपील आदेश प्राप्त होने के
90 दिन के भीतर हो कि उपाय समाप्त हो जाते हैं तो वह संविधान के अनुच्छेद 25 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। अधिनियम केवल भारत के नागरिकों को सूचना का अधिकार देता है, न कि बाहर को। ठीक है। भारतीय अल्पसंख्यक आयोग महत्वपूर्ण है। 1993 में पारित अधिनियम के तहत प्रथम अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था। 1993 आपको ध्यान रखना है। 6 समुदायों को देश में अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है: सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, मुस्लिम और जैन को। ठीक है। देश की जनसंख्या में इसका हिस्सा 19.50% है। इसमें एक अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रथम अध्यक्ष मोहम्मद सरदार अली खान थे। राष्ट्रीय महिला आयोग, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 में किया गया था। संविधान और विधि के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा करना इसका प्रमुख कार्य है। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इसके प्रथम अध्यक्ष थे जयंती पटनायक थे। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा, देखिए अभी चेंज हो गई है, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है, तो इसे अपडेट कर लीजिएगा। रेखा शर्मा अब नहीं रही हैं अध्यक्ष। ठीक है। लोकसभा और लोकायुक्त। अठारह दिसंबर को संसद ने लोकसभा और लोकायुक्त बिल 2011 पारित कर दिया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 1 जनवरी 2014 को इस ऐतिहासिक बिल पर हस्ताक्षर करके इसे अधिनियम बना दिया। बिल की पृष्ठभूमि देखिए, लोकपाल शब्द की रचना वर्ष 1963 में लक्ष्मी मल्ल सिंघवी ने की थी। वर्ष 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल के गठन को सिफारिश की थी। सर्वप्रथम वर्ष 1968 में लोकपाल को संसद में प्रस्तुत किया गया। इसके बाद संसद में कई बार लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया और 11वीं बार 2011 में संसद में विधेयक प्रस्तुत हुआ। 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बिल पर हस्ताक्षर करके इसे कानून बनाया था। तो कब से बना है? तो 1 जनवरी 2014 से। ठीक है। लोकायुक्त संस्था की स्थापना सर्वप्रथम उड़ीसा में की गई है। ओम पुदेशम नाम से लोकपाल पद का गठन सर्वप्रथम स्वीडन यानी कि स्कैंडिनेवियन देश में किया गया था। लोकपाल और लोकायुक्त बिल 2011। इस बिल के ड्राफ्ट को लोकसभा में मनु सिंघवी कमेटी ने तैयार किया था। ठीक है। राज्यसभा में लोकपाल पर संशोधन के लिए सत्यव्रत चतुर्वेदी कमेटी का गठन किया गया। संरचना की बात करें तो लोकपाल और अधिकतम 8 सदस्य इस आयोग के सदस्य होंगे, जिसमें से 4 सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि के होंगे और अन्य 4 सदस्य में 50% अल्पसंख्यक, ओबीसी, महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के होंगे। जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, देखिए लोकपाल समिति के पहले अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। राष्ट्रपति ने इन्हें शपथ ग्रहण कराई। पद ग्रहण करने से पूर्व वह राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग के सदस्य थे। ठीक है। अध्यक्ष के लिए अर्हताएं निम्न है। देखिए, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या फिर सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड न्यायाधीश का ऐसा गणमान्य व्यक्ति जिसे भ्रष्टाचार विरुद्ध मामले में कम से कम 25 वर्षों का अनुभव रहा है। चेयरमैन और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष आयु पूर्ण करने तक होता है। इन सदस्यों का चुनाव प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय कमेटी करेगी। ठीक है। लोकपाल की जांच के दायरे में मामूली सरकारी कर्मचारी से लेकर कुछ सुरक्षा उपायों के साथ प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री का पद भी शामिल है। कोई भी व्यक्ति लोकपाल से शिकायत कर सकता है। शिकायत कैसे हो, ये लोकपाल तय करेगा। भ्रष्टाचार के मामले में लोकपाल खुद संज्ञान ले सकता है। भ्रष्टाचार के मामले 2 से 10 साल की सजा संभव है। राष्ट्रीय एकता परिषद, देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता के प्रश्न पर सकारात्मक पहल करना। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। विपक्षी राजनीतिक दलों के सदस्यों को भी शामिल किया जाता है सदस्य के रूप में। ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2005 में इसका गठन किया गया था। यह गृह मंत्रालय के अधीन है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के समय
क्षमता का निर्माण करना और साथ ही आपदाओं से निपटने के लिए नीति बनाना। इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। अन्य पिछड़ा आयोग संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत राज्य को अन्य पिछड़े वर्ग के विकास के लिए प्रयासरत रहने का आह्वान किया गया है। जनवरी 1953 को काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम अन्य पिछड़ा आयोग का गठन किया गया था। 53 में किया गया था, 1953 आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। द्वितीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन बीपी मंडल की अध्यक्षता में 1 जनवरी 1979 को किया गया था। इसने ओबीसी के लिए सरकारी सेवाओं में 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। वर्ष 1993 को अन्य पिछड़ा वर्ग के अस्थायी आयोग का गठन किया गया था। कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े अनुसूचित जाति अनुच्छेद 368 और अनुसूचित जनजाति अनुच्छेद 368 के नागरिकों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का आकलन और विकास के लिए सलाह देने के लिए गठित किया गया है। फ्रेंड्स, थोड़ा सा बचा है, इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट रिवीजन कर लेंगे। इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी को कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।